चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर है बायोलॉजी में। तो जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ना है सजीव के लक्षण, निर्जीव के लक्षण, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जैव प्रक्रम में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सजीव किसे कहते हैं। सजीव, जैसे हम खड़े हैं तो हम सजीव हैं, और ये घर है, ये मेरा निर्जीव है। तो आसपास जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं। जैसे जितने भी जानदार हैं वो सजीव हैं और जितने बेजानदार हैं वो निर्जीव हैं। तो सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सजीव पोषण करते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये सांस लेते हैं और सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ये जाता है हमारे शरीर में, उससे हमारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। सजीव गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम इंसान है, एक जगह से दूसरी जगह। पेड़ पौधे भी हैं, सजीव है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी सजीव है वो। सजीव जनन करते हैं, मतलब अपना खानदान बढ़ाते हैं। सजीव अपना खानदान बढ़ाते हैं। सजीवों में टूट फूट की मरम्मत होती है। यदि हमारा हाथ कट जाए तो कुछ दिनों के बाद फिर वो हमारा हाथ सही हो जाता है। कटा हुआ स्थान पे क्या होता है, वो घाव बनकर फिर कुछ दिनों में सही हो जाता है। तो क्या होता है, सजीवों में टूट फूट की मरम्मत होती है। अब निर्जीव किसे कहते हैं, चलिए निर्जीव की परिभाषा हम लोग देखेंगे। सेम इसका उल्टा हमको बना लेना है, निर्जीव। इनका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ नहीं होता है। निर्जीव का शरीर निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। निर्जीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं का बना हुआ नहीं होता है। कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो निर्जीव वाली कोशिकाएं हैं, निर्जीव जो होते हैं, उनके कोशिकाओं में ऐसा फंक्शन नहीं पाया जाता है। निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। निर्जीव क्या नहीं करते हैं, पोषण नहीं करते हैं, यानी खाते पीते नहीं हो। निर्जीव जनन नहीं करते हैं। निर्जीव जनन नहीं करते हैं। निर्जीवों में टूट फूट की मरम्मत नहीं होती। टूट फूट अगर हो जाए तो निर्जीव में मरम्मत उनकी नहीं होती। निर्जीव में टूट फूट की मरम्मत नहीं होती है। निर्जीव जनन नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। निर्जीव जनन नहीं करते हैं, या मतलब अपना खानदान नहीं बढ़ाते हैं। ये हुआ सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर है। अब देखिए हम लोग को जैव प्रक्रम पढ़ना है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, उत्सर्जन, वहन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नियंत्रण, समन्वय, जनन, इसका संबंध जो है ना, जैव प्रक्रम से सीधा संपर्क उनका नहीं होता है। तो जैव प्रक्रम में कौन कौन आते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जीव को बनाए रखने में उनको मदद पहुंचाते हैं, कहीं टूट फूट हो जाए उसकी मरम्मत करते हैं। तो ये सभी प्रक्रम हम जैव प्रक्रम कहेंगे। अब हम लोग को इसका सबका विस्तार से रूप पढ़ना है। पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग।
उत्सर्जन पढ़ना है, परिवहन या वहन भी कर सकते हैं, इसको श्वसन भी पढ़ना है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है पोषण, न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग कुछ खाते हैं, खाने के बाद उस खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उसका हम अपने शरीर में उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी शरीर उसका इस्तेमाल करता है। वैसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व को ग्रहण करके क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। वैसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। पोषण कहलाता है। क्या करते हैं जी? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। जो भी पोषक तत्व हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका क्या होता है? हमारे शरीर में उसका इस्तेमाल होता है। इस विधि को हम लोग पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की कई विधियां हैं। एक होता है स्वपोषण विधि, एक होता है परपोषण विधि। स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब क्या? खाना आपने बना के खाना। और परपोषण में क्या होता है कि दूसरे के बने हुए खाना को, दूसरे के बने हुए उत्पाद को खाना, उसको हम क्या कहेंगे? परपोषण में। स्वपोषण में जैसे पेड़ पौधे जितने हैं सभी स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं? मिट्टी से पानी लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, उसके बाद उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वातावरण से ग्रहण करने के बाद उसको सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो वैसा प्रक्रम स्वपोषण कहलाता है। लेकिन जो ही जब इंसान है, हम तो खुद खाना तैयार करते हैं, पकाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पकाता है कौन? पेड़ पौधे जो भी है उसके उत्पाद को हम लोग खाते हैं। जानवर है वो क्या करता है? पेड़ पौधे के उत्पाद को खाता है। तो वैसे पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण भी कई प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा से पढ़ेंगे। स्वपोषण मतलब वैसा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण उसको कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं, उसको हम परपोषण कहते हैं। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है भोजन। भोजन किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिसे खाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन कहलाता है। हम तो जहर खाएंगे तो ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं, तो भोजन उसको हम नहीं कहेंगे। वे सभी पदार्थ जिसे खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त होता है, भोजन कहलाता है। वैसे ही पदार्थ जिसे खाकर ऊर्जा प्राप्त होता है, भोजन कहलाता है। अब भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया: शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक, मतलब रेगुलेटर, नियंत्रण करने वाला। अब शरीर निर्माता में प्रोटीन और खनिज को अगर हम खाएंगे तो हमारा बॉडी बनेगा, बॉडी बिल्डर बनेगा आदमी। जैसे कि अंडा में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है। इसके अलावा ऊर्जादायक, कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा, ये ऊर्जा देने वाला भोजन है हमारा। जिस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और वसा रहेगा वो हमको ज्यादा ऊर्जा देता है। इसके अलावा विनियंत्रक यानी रेगुलेटर, शरीर में जो है ना, ये जो विटामिन है ये विनियंत्रक का कार्य करता है। तो भोजन को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में: शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। तो भोजन किसे कहेंगे? वह सभी पदार्थ जिसे खाकर हम ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम भोजन कहेंगे। तो भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया: शरीर निर्माता में प्रोटीन और खनिज, ऊर्जादायक में कार्बोहाइड्रेट और वसा, और विनियंत्रक में विटामिन और खनिज को भी रखा गया। समझे? खनिज को भी रखा गया। ये हमारा हो गया भोजन। अब हम लोग को पढ़ना है स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी हम थोड़ी देर पहले बताया आपको, पेड़ पौधे जितने हैं वो स्वपोषी होते हैं।
यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद सूर्य की रोशनी में वो क्या करते हैं कि वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उसके पत्ते में क्लोरोफिल होता है, वो उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करते हैं तो वो भोजन जो होता है ना, वो उसका शरीर में ही जज्ब हो जाता है, मतलब वो इकट्ठा रहता है। वो फिर वो फल बन जाता है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, उसका फल देता है, या उसका शरीर को भी हम लोग जैसे साग के रूप में खाते हैं, उसका शरीर जो बनता है। तो ये वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी से मांगने नहीं जाता है। वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो अपना जीवन भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। स्वपोषण कहलाता है। जितने भी हरे पौधे हैं सभी स्वपोषी जीव हैं। जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। ऐसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, वो क्या कहते, पेड़ पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं। जल और खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। एक चीज ये भी है, देखिए हम लोग का रसोई घर में क्या होता है, चूल्हा वगैरह होता है, लेकिन पेड़ पौधे का जो भी रसोई घर है उसका रसोई घर पत्ता ही है, पत्ते में ही उसका भोजन बनता है। तो उसके पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, एक वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को खींचता है, मतलब सोख लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो दोनों वो सबके लेके अभिक्रिया कराता है और वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है परपोषण। स्वपोषण पढ़ लिया, परपोषण किसे कहते हैं। देखिए परपोषण में, परपोषण जो वर्ड है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रो का मतलब होता है भिन्न, और ट्रॉप मतलब होता है पोषण, यानी भिन्न स्रोत से जब पोषण प्राप्त करता है कोई भी जीव,
तो वैसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। यानी कोई भी जीव जब अपना भोजन स्वयं संसाधित ना कर किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, वो किसी अन्य जीव के बनाए हुए भोजन पर निर्भर करता है, तो वैसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। जितने भी जंतु हैं और कवक हैं ये परपोषण की गिनती में आते हैं, परपोषण की श्रेणी में आते हैं। तो परपोषण किसे कहेंगे? परपोषण वर्ड है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब होता है भिन्न और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। अन्य स्रोत से मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, वैसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। जंतु और कवक जो है परपोषी होते हैं। जंतु क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन निर्माण नहीं कर पाएगा, इसी कारण इस पोषण को हम परपोषण कहते हैं। अब हम लोग को परपोषण के प्रकार पढ़ना है। परपोषण के कितने प्रकार हैं? वैसे परपोषण के 3 प्रकार हैं। देखिए परपोषण में होता है क्या है कि जब जीव अपना भोजन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, मतलब खुद बनाता नहीं है, जब खुद नहीं बनाता है तो अन्य स्रोत से ही प्राप्त करेगा। आप कहीं पर मान लेते कोई जानवर मर गया है, कहीं जानवर मर गया है तो उसमें क्या होता है 1-2 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ने लग जाता है। कीड़े पड़ते हैं तो वो जो कीड़ों का जो भोजन है तो वो मृतजीवी पोषण हो गया उसका। वो जो अब प्राप्त कर रहा है दूसरे जीव से, सड़े गले जीव से जो भोजन प्राप्त कर रहा है, वैसे पोषण को हम क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पेट में कृमि हो जाता है, हम लोग का पेट में कृमि हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग कृमि की दवाई खाते हैं। कभी कभी किसी के पेट में जो है ना फीता कृमि हो जाता है तो क्या होता है, वो फीता कृमि क्या होता है कि पेट के आंत में जाके जब सट जाता है, जब वो वहां सट जाता है तो वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। या अमरबेल देखे होंगे आप लोग, अभी बैर के पैर में जो ना वो महीन धारी वाला कुछ लते गिर जाते हैं तो वो अमरबेल होता है। उस टाइप से आपको बरगद के पेड़ में भी कुछ से लताएं मिलती हैं, वो भी आपको परजीवी पोषण में आता है। इसके अलावा इंसान मेढक जो कोई भी चीज मुंह से खाता है डायरेक्ट, तो वैसा पोषण को हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी पोषण। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। उदाहरण तो हम समझ गए, मान लेते कोई जानवर मर गया, पेड़ पौधा मर गया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगते हैं तो कीड़ों का जो भोजन है प्राप्त करने का जो विधि है वो हमारा मृतजीवी पोषण में आ गया। अब परजीवी मतलब ऐसे पता चलता है कि परखा मतलब किसी दूसरे के इसमें भोजन का जो स्रोत शरीर में जाके सड़ जाता है और वहीं से भोजन प्राप्त करते रहना। और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण में हम लोग देखते हैं कि मृतजीवी का जो अंग्रेजी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण, मतलब अवशोषण कर रहा है। इस प्रकार के पोषण में मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेता है। घुलित कार्बनिक अवस्था में वो प्राप्त कर लेता है। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण करते हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसे अपघटक भी कहते हैं। अब आता है हमारा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में इसकी अंग्रेजी है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरा का अर्थ होता है बगल में, यानी बिसाइड। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, मतलब सटा हुआ रहता है, संपर्क में रहता है, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे गोल कृमि हो गया, हुकवर्म हो गया, गोल कृमि, फीता कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटीअमीबा हिस्टोलिका और अमरबेल, ये सभी है हमारे परजीवी पोषण। यानी जो भी कृमि है पेट के सतह में वो क्या आता है, हम हमारे शरीर से वो भोजन प्राप्त करते रहते हैं। अब अगला है हमारा प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, तो मुंह से जो भी भोजन ग्रहण करे, हाँ, जो प्रक्रिया है उसका भोजन ग्रहण करने की विधि, जैसे अमीबा में, मेढक में, मनुष्य में,
ऐसे पोषण को हम लोग प्राणिसम पोषण कहते हैं। तो हम लोग हो गए क्या, प्रपोषण कितने प्रकार हो गए, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम। मृत में होता है सेप्रोफाइटिस, सेप्रो का मतलब होता है अवशोषण, पैरासाइटिक, पैरा का अर्थ होता है बगल में, और होलोजैविक, होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे कहां से क्या प्राप्त करते हैं। देखिए एक छोटा सा पौधा आपके सामने में देख रहे हैं, नीचे में उसके मिट्टी लगे हैं, यानी नीचे वाला जो भाग है उसका जड़, ये मिट्टी में धंसा रहता है। तो मिट्टी से क्या लेता है, वो पानी लेता है, और उसके अंदर जो कुछ खनिज लवण रहते हैं उसको भी गर्म करता है। पानी और खनिज लवण को कहां से ले लिया, मिट्टी से प्राप्त कर लिया। इसके अलावा वातावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है। धूप में यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसमें पौधों में जो है ना क्लोरोफिल होता है, हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मौजूदगी में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसमें बनता क्या है, इसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज किसे कहते हैं उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। पौधों के भोजन बनाने की विधि को भोजन संश्लेषण की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे कहां से क्या प्राप्त करते हैं, लिखते हैं हम लोग। पौधे मिट्टी से जड़ द्वारा जल, खनिज लवण प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मौजूदगी में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसका समीकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे से जल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, C6H12O6 + O2, यानी ऑक्सीजन मुक्त होता है इसमें।
आइसोग्लूकोज कहते हैं। अब देखिए पौधों का जो रसोई घर है वो पत्ता होता है। पौधों का रसोई घर पत्ता होता है, यानी पौधे अपना भोजन पत्ता में ही बनाते हैं, उसके पत्तियों में ही बनाते हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण समझ गए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पौधों में भोजन संश्लेषण की विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ द्वारा जल खनिज लवण प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। C6H12O6 से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या उसकी आवश्यक शर्त है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, जरा हम लोग ध्यान देते हैं। एक क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है। सूर्य प्रकाश जो होता है, क्लोरोफिल पौधे के पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित जब होता है तो जल के अणु जो टूटते हैं, जल के अणु जो है वो टूटते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अवगुणमंद होता है टूटना। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अक्सर ये सवाल पूछता है, तो सबसे पहले सवाल पूछता है कि ऑक्सीजन जो निकलता है किससे निकलता है, तो जल से निकलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ये ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। और ऑक्सीजन का निर्माण जल से होता है। जल के विघटन से ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये ध्यान देना। सबसे पहला क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जल के अणु टूटते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। उपचयन एक अभिक्रिया है, एक अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में ऑक्सीजन का जोड़, अपचयन में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जोड़, इस कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। आवश्यक होता ही है, बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं। जब आवश्यक है तो इसको हम प्रयोग द्वारा कैसे साबित कर सकते हैं। तो प्रयोग द्वारा साबित करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्रोटन का पौधा लेते हैं। क्रोटन का पौधा हम लोग देखे होंगे अक्सर कि वो हम लोग सजावट के दृष्टि से हम लोग घरों के नजदीक लगाते हैं। उसमें क्या होता है, वो कुछ चितकबरे होते हैं, कुछ होते हैं वो कुछ भाग उसके हरे होते हैं, कुछ सफेद होते हैं। मान लेते हैं क्रोटन का पत्ता ले लिया। क्रोटन का पत्ता लेने के बाद क्रोटन का पत्ता ले लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एल्कोहल के बर्तन में उसको डाल के, एल्कोहल के बर्तन में डाल दिए एल्कोहल। अब इसको एल्कोहल अब डायरेक्ट गरम नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्ट इसको उबाल नहीं सकते। डायरेक्ट उबालेंगे तो फिर इसमें आग लग जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसको एक पानी का बर्तन में आप ले लेंगे। पानी के बर्तन में लेके एल्कोहल के बर्तन को हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे उसमें, यानी पत्ते वाला बर्तन। इसमें एल्कोहल है मेरा और इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी भरे हुए बर्तन में और नीचे से उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं। जब उबालेंगे तो क्या होगा, उबालने के बाद उसको बाहर करेंगे, उसको फिर पानी से धोएंगे, उबाल लिया उसको, उसके बाद पानी से उसको धो लेंगे। इसका रंग जो है ना उड़ जाएगा, इसका रंग उड़ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम आयोडीन
डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन डालेंगे। आयोडीन इसमें अगर हम डालें ऊपर से तो क्या होगा, कुछ भाग क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। कुछ भाग क्या होगा, गहरा नीला हो जाएगा, और कुछ भाग वैसे ही रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। जो भाग मेरा गहरा नीला होगा, इसका मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, और जिस भाग में गहरा नीला नहीं हुआ, असर रंग का कोई असर नहीं पड़ा आयोडीन डालने के बाद, तो उस भाग में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तो प्रकाश संश्लेषण वहां होती है जहां क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जहां क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। पत्ता जो हम लिए थे, तो जहां क्रोटन का पत्ता जो था वो हरा वाला भाग में, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होने के कारण, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रकाशन से क्रिया हुई है, प्रकाशन से जहां क्रिया होगी तो वो भाग क्या हो जाता है, आयोडीन डालने के बाद हमारा गहरा नीला हो जाता है। और जिस भाग में सफेद था, जो भाग मेरा पौधे का, तो उसमें मेरा कोई रंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। जहां क्लोरोफिल मौजूद रहता है वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता है वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि सर प्रकाश संश्लेषण पत्ता में तो हो ही सकता है। नहीं, पत्ता में होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, वो हमेशा हरा होता है। अगर हरा नहीं है वहां क्लोरोफिल नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए प्रयोग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे क्रोटन का पत्ता, जो इसका कुछ भाग हरा होता है, कुछ भाग सफेद होता है। उसको क्या करेंगे हम लोग, आयोडीन एल्कोहल में के बर्तन में डाल के उसको हम किसी पानी के बर्तन में रख के उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसको हम धोते हैं, पानी से धोते हैं। पानी से धोने के बाद उसमें हम आयोडीन का बूंद डालते हैं। जब आयोडीन का बूंद डालते हैं तो कुछ भाग क्या होता है, उसका गहरा नीला हो जाता है, और कुछ भाग में कोई असर नहीं पड़ता है। जो भाग गहरा नीला होता है क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल था, इसी कारण वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई थी। और जहां क्लोरोफिल नहीं था तो वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो भी नहीं पाती है। तो इसी कारण इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। इसको प्रयोग दर्शाने के लिए, इसको प्रयोग द्वारा दर्शाने के लिए क्रोटन के पत्ते को लेते हैं। क्रोटन के पत्ते को लेकर उसे एल्कोहल में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष डायरेक्ट उसको हम गर्म नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष यानी पानी में रखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उबालते हैं। उबाल कर उसे पानी से धो लेते हैं, पानी से धो लेते हैं। पुनः पत्ते पर आयोडीन के बूंद डालने पर पत्ते का कुछ भाग गहरा नीला हो जाता है, और कुछ भाग पर कुछ असर नहीं पड़ता। कोई
परिवर्तन नहीं होता है और कुछ भाग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पत्ते का भाग गहरा नीला होने का कारण है कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। पत्ते का रंग गहरा नीला होने का कारण उसमें क्लोरोफिल का उपस्थित होना है। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हम लोग इसका जो प्रयोग था उसको जरा सा फिगर भी बना देते हैं। क्या करेंगे, कौन सा पत्ता लेंगे, पत्ता लेंगे क्रोटॉन का। कौन सा पत्ता, क्रोटॉन का पत्ता लेंगे। इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में अल्कोहल का बर्तन में डालेंगे। अल्कोहल बर्तन में डालने के बाद उसको क्या करेंगे, पानी के बर्तन में उसको उबालेंगे। उबालते हैं, उबालने के बाद उस पत्ता को क्या करेंगे, धोने पर पत्ता को धोने पर। उसके बाद पत्ते में क्या डालेंगे, आयोडीन। कुछ भाग क्या होगा, गहरा नीला हो जाएगा आयोडीन डालने पर। गहरा, कुछ भाग गहरा नीला हो जाता है। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हम लोग को देखना है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रयोग द्वारा साबित कर देना हमको। प्रयोग द्वारा इसको साबित करने के लिए सेम प्रक्रिया है उसका, लेकिन थोड़ा उससे अलग है। मान लो कोई पौधा लेते हैं, तो पौधा को लेकर क्या करेंगे, लंबा पत्ता होना चाहिए उसका। पत्ता कैसा होना चाहिए उसका, लंबा होना चाहिए। मान लेते गमले में कोई पौधा है, अब क्या करेंगे, इस पत्ते को एक बोतल ले लेंगे। आधा जो है ना भाग उसको किसी बोतल में घुसा के उसको बंद कर देंगे। अब बोतल तो ऐसे रहेगा नहीं, मैं किसी टेबल पर या कोई चीज उसके सहारे उसको यहां टिका देंगे। ये तो मेरा पौधा है कमला में। क्या किया, पौधे को लंबा पत्ता वाला पौधा, उसको किसी बोतल में आधा भाग उसका बाहर कर दिया, आधा भाग अंदर कर दिया। अब उसको 3 से 4 घंटा हम क्या करेंगे, धूप में दे देंगे। धूप में देंगे तो यहां क्या होगा, ये पौधा का ये भाग और इसका ये बाहर वाला भाग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को
अवशोषित करेगा। लेकिन ये जो अंदर वाला भाग है उसका, यहाँ हम KOH का घोल डाल देते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाल देते हैं इसमें, ताकि ये जो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो सोख ले। उसके बाद इसको पत्ते को हम 3 से 4 घंटे रखने के बाद सेम वही प्रक्रिया जो इससे पहले हम लोग किए, उसको निकालते हैं, तोड़ते हैं। पत्ता को तोड़ने के बाद उसको हम एल्कोहल में डालेंगे। एल्कोहल में डालने के बाद उसको पानी के बीकर में रख के उसको हम गर्म करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, धोएंगे, पत्ती को धोएंगे। धो दिए, अब उसको बिल्कुल ये रंगीन हो गया। अब इसमें क्या डालेंगे, हम आयोडीन के कुछ बूंद डालेंगे, आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। जब आयोडीन डालेंगे तो उसका क्या होगा, वो आधा भाग क्या होगा, नीला, गहरा नीला नहीं होगा। आधा भाग इधर वाला तो नीला हो जाएगा, इधर वाला भाग नीला नहीं होगा। दूसरा वाला जो भाग है उसका वो नीला नहीं होगा, वो पीले रंग का हो जाएगा। क्योंकि यहां जो है ना, मंड का निर्माण इस साइड हुआ, इस साइड उसका मंड का निर्माण नहीं हो पाया। यानी ग्लूकोज जो बना उसका अभिक्रिया जो वो जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया किया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ही मंड कहते हैं। उसको जब मंड कहते हैं तो जहां मंड बनेगा वहीं नीला होगा, जहां मंड नहीं बनेगा वहां नीला नहीं होगा। तो जिस भाग में मंड बनता है तो वहां नीला होता है, जिस भाग में मंड नहीं बनता है तो नीला नहीं होता, वो पीला ही रह जाता है। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यही लिख लेते हैं। इसे प्रयोग द्वारा दर्शाने के लिए एक गमले वाला पौधा लेते हैं। एक गमले में लंबी पत्ती, लंबा पत्ता वाला पौधा लेते हैं, वाला पौधा लेकर उसका आधा भाग, पौधा लेकर एक पत्ते का आधा भाग किसी जार में, जार या बड़े मुंह वाला बोतल को ही जार कहते हैं, जार में घुसा देते हैं। जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का घोल भी डाल देते हैं। पौधे को 4 से 5 घंटा धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद पत्ता को तोड़ लेते हैं। पत्ता को आयोडीन में उबालकर, एल्कोहल में उबालकर धो लेते हैं। पत्ता को एल्कोहल में उबालकर धो लेते हैं और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। जिस भाग पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई वहां तो गहरा नीला होता है,
इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। CO2 आवश्यक। अब देखिए पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पौधों के अंदर कैसे जाता है। तो पौधों में जो है ना, पत्ती का नीचे वाला भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं, जिसकी सहायता से पत्ते जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसको यहाँ हम दिखाए हैं, ये रंध्र छिद्र है, खुला हुआ है, द्वार कोशिका। ऐसा कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं, जो इसको नियंत्रित करता है। और ये जो छोटा छोटा बूंद बूंद दिखाई दे रहा है, ये हरित लवण। ये जब मुंह खुला हुआ है तो ऐसा है, जब मुंह बंद है तो इसका ये आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है, मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। अब देखिए रंध्र हम किसे कहेंगे, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। और जो खुली हुई अवस्था में गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। यानी गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान में ये सहायक, यानी गैस को बाहर निकालना या अंदर करना। अगर पानी अंदर से बाहर निकलता है तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्र से अगर पानी बाहर निकल जाता है तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये हमारा है रंध्र। रंध्र का क्या काम है कि सवाल पूछता है, रंध्र का क्या काम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण करना, या रंध्र के द्वारा जो है पानी का हानि पहुंचाना। पानी अगर पत्ते से निकलता है पानी तो वो भी रंध्र के द्वारा ही निकलता है। तो रंध्र के बारे में देखें, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, और जो खुली हुई अवस्था में गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। गैसों का विनिमय आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो इनके गैस जो है ना आदान प्रदान जो करते हैं, विसरण विधि द्वारा आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है अभी अमीबा में पोषण। अमीबा देखे हैं हम लोग? नहीं देखे हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव जिसकी कोई आकृति नहीं होती है। अब किस तरह का भी आकृति बना दें उसको, बीच में एक केंद्र दिखा दें, ये अमीबा हो गया। अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो ही भोजन देखता है ना, मान लेते ऐसा है अमीबा, जो ही ये आगे उसके कुछ पाएगा तो मुंह खोलना शुरू कर देता है, फिर उसका भोजन मान लेता। अब क्या करता है, अपने आप को घेरना शुरू कर देगा। अब यहां घेरा, फिर अब यहां ऐसा करेगा कि उसको ज्यादा अंदर कर दिया। क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या करेगा, मुंह को बंद करना कोशिश करेगा, अंदर कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो आस्ते आस्ते उस भोजन को अपने अंदर कर लेगा। माने तो उसका ये भोजन, ये उसका केंद्र है। तो इसके उस अमीबा में देखिए ये सबको कुटपात कहते हैं। उसके अस्थायी प्रवर्ध जो होते हैं उंगली जैसा, वो कुटपात कहलाता है। उसके जो हम अस्थायी प्रवर्ध होते हैं उसको हम कुटपात कहते हैं। ये कुटपात की सहायता से अपना भोजन को क्या करता है, वो घेरता है। भोजन को घेरता है और अपना उसका शरीर में जो है ना खाद्य रिक्तिका बना, मतलब खाली जगह बना लेता है। और वो आहिस्ते आहिस्ते उसको क्या कर लेता है, वो निगल लेता है। आहिस्ते आहिस्ते उसको निगल लेता है। निगलने के बाद उसको क्या अपने शरीर में फिर वो उसका पाचन कर लेता है। पाचन करने के बाद उसको फिर वो छोड़ देता है। उसका जो अवशेष है उसको ऐसे छोड़
छोड़ देता है। तो अमीबा में पोषण ऐसा होता है। अमीबा की कोई खास आकृति नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है, वो इस टाइप का भी बनाते हैं, बीच में एक केंद्र रखते हैं तो आपको वो अमीबा हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम बनाए, फिर आप दूसरी बार हम बना के दिखाते हैं आपको। ये अमीबा है, माने तो कोई खाना है उसका, तो उसको क्या करेगा, खाना को घेरने का कोशिश करेगा। घेर दिया, अब आहिस्ते आहिस्ते क्या करेगा, उस खाना को पूरा घेर देगा, पूरा घेर देगा। पूरा घेरने के बाद क्या करेगा, वो खाना को उसके अंदर में ले लेगा। तो ये अब इसका ये जो भाग है, अवस्थायी प्रवर्ध है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कूटपात कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपात कहते हैं। अब अमीबा में जो पोषण है तो फिगर से हम लोग समझ लिए। अब उसको लिखना कैसे है, देखिए अमीबा कोशी के सतह से अंगुली जैसे अवस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेता है, वो बताया भी आपको, दिखाया भी, और संग्रहित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। मतलब खाद्य रिक्तिका, खाली उसको खाना खाने के लिए खाली स्थान बना लेता है अपने शरीर में। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। वो जो उसके अंदर वो भोजन में जो जटिल पदार्थ होते हैं वो तो क्या करता है, उसको तोड़ देता है, सरल पदार्थ में बदल देता है, और कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। उसके जो आवश्यक कुछ पदार्थ जो होते हैं, जो फायदा वाले पदार्थ होते हैं, वो भी कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, चले जाते हैं कोशिका द्रव्य में, और जो अपच भोजन है वो शरीर से उसका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अब हम लोग देखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ना, ये जूते की आकृति का होता है। जूते की आकृति का होता है। ये एक जो है ना, वो अमीबा जो होता है उसकी कोई आकृति नहीं होती, इसकी आकृति निश्चित होती है। पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है, इसके कोशिका का निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम की कोशिका का निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम की कोशिका का पैरामीशियम की कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। भोजन वो विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। वह भोजन जहां खाने का भोजन करने का जगह है वहीं से वह ग्रहण करता है। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। भोजन क्या करता है, विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। जब वो भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है, उसमें भी क्या होते हैं, पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचते हैं। इस तरह पैरामीशियम में पोषण होता है। चलिए हम लोग अब मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे। मनुष्य में पाचन की क्रिया विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में डालते हैं। मुंह में डालते हैं तो मुंह क्या करता है, उसमें मुंह में जो है ना लार निकलता है। लार निकलता है तो खाना को क्या करता है, वो भिगा देता है। भिगा देने के बाद हम लोग दांत से उसको चबाते हैं। दांत से चबाते हैं, चबाने के बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग निगलते हैं। निगलते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, आते आते हमारा यहाँ पेट में पहुंचता है। इसको एब्डोमेन कहते हैं, आमाशय कहते हैं। यहाँ से जो खाना आता है तो हमारा वो कर्माकुंचक गति से आता है। ऊपर से नीचे जो खाना आता है कर्मा कुंचक गति से खाना ऊपर से हमारा नीचे। ये मेरा जो है ना नली है,
यहाँ देखिए, यहाँ से दो नली निकलती है, एक है सांस वाली नली और एक है भोजन वाली नली। एक सांस वाली नली चली जाती है हमारे फेफड़े में और भोजन वाली नली जाती है हमारी आमाशय में। आमाशय में जाके आमाशय में हमारा भोजन जाता है। दांत हमारे कितने हैं हमको पता है, 32 दांत होते हैं। दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे दांत के प्रकार हैं। इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। कुल दांत कितने होते हैं हमारे? 32 दांत होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। इंसाइजर को कर्तनक कहते हैं। इंसाइजर को कृंतक भी कहते हैं, कृंतक भी कहते हैं। उसके बाद कैनिन, कैनिन को भेदक भी कहा जाता है। अग्रचौवर्णक इसका नाम है, चौवा जिसको कहते हैं। उसके बाद ये चौवर्णक। दांत में हमारे कितने प्रकार हो गए? इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। कुल दांत कितने हैं? कुल दांत हमारे 32 होते हैं। मुंह में जो ही खाना जाता है तो मुंह में हमारा लार निकलता है। लार निकलने का जो स्थान है वो लार ग्रंथि से लार निकलता है। तो 3 जोड़ा लार ग्रंथियां हैं हमारे मुंह में। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि से हमारा लार निकलता है। लार जो निकलता है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। लार क्या करता है? हमारे खाना को मुलायम करता है। खाना को मुलायम करता है। फौरन हम जो ही खाते हैं, जो ही खाते हैं तो लार में एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है एमिलेज, लार एमिलेज। लार एमिलेज वो एंजाइम क्या करता है? भोजन में जो स्टार्च है या मंड है उसको क्या करता है? शर्करा में बदल देता है। स्टार्च या मंड को किसमें बदलता है? मुंह में। मुंह में उपस्थित लार एमिलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च या इसी को मंड भी कहते हैं, मंड को शर्करा में बदल देता है। जिसके कारण अगर हम कोई चीज मंड वाला चीज खाते हैं, शर्करा स्टार्च वाला खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट वाला खाते हैं तो फौरन वो हमको मीठा लगता है। इसी कारण रोटी मीठा लगता है। रोटी जो खाते हैं हम लोग चबाते हैं तो उसमें जो ही लार एमिलेज आता है एंजाइम, वो उस पर अटैक करता है तो क्या करता है? शर्करा को, स्टार्च को क्या किसमें बदलता है? शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसी कारण रोटी मीठा लगता है। इसी कारण कभी कभी पूछता है सवाल, पहले पूछता था रोटी मीठी लगती। अब मुंह से खाना निकलने के बाद पहुंचता है, मुंह से खाना जब निकलता है तो नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। किस गति से पहुंचता है? कर्माकुंचक गति से पहुंचता है। तो आमाशय जो ही पहुंचता है तो आमाशय में क्या होता है? 3 चीज निकलता है, HCl, पेप्टिन और श्लेष्मा। HCl, पेप्टिन और श्लेष्मा। आमाशय से 3 पदार्थ निकलता है, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl क्या करता है? खाना के साथ, भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मार देता है। भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मार देता है। और उसको क्या करता है? ये प्रोटीन पाचक पेप्सिन है, प्रोटीन पाचक है। अब जो प्रोटीन उसका पचाने के लिए उस खाना को अम्लीय बनाना जरूरी है। खाना को
अम्लीय बनाना जरूरी है। खाना को अम्लीय बनाना जरूरी है, तो खाना को अम्लीय बनाने के लिए पेप्सिन क्या करता है, ये HCl उसको अम्लीय बना देता है, खाना अम्लीय बना देता है पेप्सिन। उसके बाद ये क्या है, सेलेस्मा। सेलेस्मा क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, इसके दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से होने से बचाता है, मतलब क्षय होने से, बर्बाद होने से। दीवार पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का असर पड़ जाए तो दीवार क्षय हो सकता है, उसको क्षय होने से बचाता है। कौन, सेलेस्मा। तो यहां आमाशय से क्या क्या निकलता है, स्रावित होता है। आमाशय से स्रावित होने वाले पदार्थ, आमाशय से स्रावित होने वाले पदार्थ, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है प्रोटीन पाचक पेप्सिन। उसके बाद है सेलेस्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। किसके लिए अम्लीय बनाता है, पेप्सिन के कार्य करने के लिए उसको, भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद सेलेस्मा क्या करता है, ये इसकी आमाशय के दीवार की रक्षा करता है, आमाशय के दीवार की रक्षा करता है। HCl से आमाशय के दीवार की रक्षा करता है पेप्सिन। अगर बहुत सारे आदमी हम लोग खाना वाना खाते हैं तो कभी कभी पेट में जलन होता है। पेट में जलन आने का कारण है कि HCl की मात्रा ज्यादा स्रावित हो जाती है। HCl की मात्रा ज्यादा स्रावित होती है, यानी ज्यादा HCl अगर यहां से निकलना शुरू हो तो पेट में हमारा जलन होगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आदमी का यहाँ पर अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं उसको। यह मतलब इसका दीवार को क्षय कर देता है। ज्यादा HCl अगर ज्यादा मात्रा में अगर ये हो, स्रावित हो यानी निकले आमाशय से, तो क्या करता है, इसकी दीवार को क्या करता है, क्षय कर देता है, उसमें घाव उत्पन्न कर देता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तो अगर आमाशय में HCl की मात्रा का अधिक स्रावित हो तो गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। इसके बाद भोजन जाता है हमारा छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, यहां देखिए, मोटा है जो वो छोटा है, ये जो मोटा है वो बड़ी आंत है, ये जो छोटी आंत है ये बड़ी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। ये छोटी आंत है, ये छोटी। इसके बाद खाना पहुंचता है हमारा छोटी आंत में। कहां पहुंचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंचने के बाद भोजन, यहां आमाशय से भोजन अब हमारा छोटी आंत में आता है, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत। छोटी आंत में जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। ये सवाल अक्सर पूछता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल कौन है? तो क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पाचन का पूर्ण स्थल छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल हमारा क्या है, छोटी आंत है। जवाब क्या होगा, छोटी आंत, छोटी आंत या क्षुद्रांत। अब ये जो पाचन कैसे होता है इसका,
इसको पाचन होने के लिए, इसके पाचन होने के लिए, इसको पचाने के लिए ये दोनों का योगदान है, यकृत और अग्नाशय का, यकृत और अग्नाशय का। यकृत से हमारा एक रस निकलता है जिसको पित्त रस कहते हैं। यकृत से हमारा यकृत से एक रस निकलता है जिसको पित्त रस कहते हैं, जो क्षारीय होता है, जो क्षारीय होता है। पित्त देखते होंगे आप, मुर्गी काटते होंगे, बकरी काटते होंगे, कोई भी, तो क्या करता है वो, उसको पित्त क्षारीय होता है, जो वसा को क्या करता है वो बड़े बड़े, जब वसा यहां जाता है, वसा बड़े बड़े गुलिकाओं में रहता है, तो उसको फौरन तोड़ देता है। छोटी छोटी गुलिकाओं में वसा को क्या करता है, तोड़ देता है। कौन? भोजन को फौरन ये क्षारीय बना देता है। यहां से जो ही यकृत से पित्तरस निकलता है तो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। उसके बाद अग्नाशय ही रस छोड़ता है, जो जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन और वसा पाचक लाइपेज होता है। प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन होता है और इसमें वसा पाचक लाइपेज होता है। इसके बाद यहां देखिए छोटी आंत है, छोटी आंत से भी एक रस निकलता है जिसको हम लोग आंत्र रस कहते हैं, आंत्र रस कहते हैं। जो आंत्र रस क्या करता है कि भोजन को पचाना शुरू करता है। देखिए आंत्र रस कार्बोहाइड्रेट को, आंत्र रस जो है ये आंत्र रस, ये आंत्र से जो रस निकलता है आंत से, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब आता है अगला टॉपिक, दीर्घरोम। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर जो है ना, अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसके बाद क्या होता है, भोजन चले जाता है बड़ी आंत में। यहां तो अवशोषण हो गया उसका, अब भोजन चले जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद उसका पानी का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। अब जो खाना पच जाता है, अब जो अवशेष बच जाता है वो ये हमारा यहां से निकल जाता है, जिसको गुदा भी कहते हैं। अब देखिए यहां हम देखें कि यकृत कभी कभी पूछता है कि पित्तरस कहां से निकलता है, तो यकृत में पित्त होता है जिससे पित्तरस निकलता है। अग्नाशय से क्या क्या स्रावित होता है, तो प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन और वसा पाचक लाइपेज होता है। सवाल यहां कहां से आता है, देखिए 3 पॉइंट यहां मैंने यह है आमाशय। आमाशय से क्या क्या निकलता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक पेप्सिन और श्लेष्मा। उसके बाद यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। इसके बाद अग्नाशय से क्या निकलता है, प्रोटीन पाचक ट्रिप्सिन और वसा पाचक लाइपेज। अब यहां से ये किसका ये छोटी आंत है, छोटी आंत में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, एकदम पूरी पाचन हो जाता है वहां पर। उसके बाद आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो खाना तो पच गया मेरा।
उसके बाद क्या होता है कि उंगली जैसे प्रवर्त जो होते हैं उसके सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, उसको अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने के बाद वो चले जाता है भोजन कहाँ, पानी से बड़ी आंत में चले जाता है। बड़ी आंत में चले जाता है तो वहां पर क्या होता है, उसका पानी का अवशोषण हो जाता है। इस तरह हमारा खाना पूरा पच जाता है शरीर में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।